अरे, आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें अधखुली थीं। धुंधली सी रोशनी में राहुल का चेहरा किसी परछाई जैसा लग रहा था। उसने अपने होंठ हिलाए। एक धीमी टूटी हुई आवाज निकली। अरे, आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल का हाथ वहीं रुक गया। उसका दिल सीने में धड़कता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जानता था कि ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी भी था। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको प्यार, त्याग और अटूट बंधन की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर दर्द एक नई सीख देगा। इस भावुक यात्रा में खो जाने के लिए हेडफोन लगा लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आप मिस न करें। राहुल मुंबई का एक जाना-माना आर्किटेक्ट था। उसकी बनाई इमारतें शहर की शान थीं, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक साफ-सुथरी, सलीकेदार ड्राइंग जैसी थी, बेदाग पर थोड़ी बेरंग। काम के प्रति जुनून और एकाकी स्वभाव ने उसे एक सफल पेशेवर तो बना दिया था, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा महसूस होता था। उसकी दुनिया उसकी स्केचबुक्स, उसके लैपटॉप और उसकी क्लाइंट्स तक ही सीमित थी। दोस्त कम थे और प्यार की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में प्रिया आई। प्रिया कोलकाता से आई एक स्वतंत्र और बेबाक कलाकार, जिसने मुंबई को अपना नया घर बनाया था। उसकी कला में रंगों का ऐसा जादू था कि हर देखने वाला उसमें खो जाता था। उसकी हंसी किसी खनकती हुई पायल जैसी थी और उसकी बातें किसी मधुर संगीत की तरह। राहुल और प्रिया की पहली मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई थी, जिसे राहुल ने ही डिज़ाइन किया था। प्रिया वहां अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाने आई थी। राहुल को गैलरी के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था। वो अपनी डिज़ाइन की गई जगह में घूम रहा था जब उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। वो एक अमूर्त कृति थी, जिसमें रंगों का ऐसा बेतरतीब मेल था जो फिर भी एक अजीब सी शांति दे रहा था। वो उस पेंटिंग के सामने खड़ा था जब एक आवाज़ आई, पसंद आई? राहुल ने पलटकर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी, आंखों में चमक, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो प्रिया थी। राहुल ने कहा, हाँ, इसमें एक अजीब सी गहराई है। प्रिया मुस्कुराई। गहराई तो जिंदगी में भी होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। उनकी बातें शुरू हुईं, पहले कला पर, फिर जिंदगी पर, और फिर बिना किसी इरादे के एक दूसरे पर। राहुल, जो आमतौर पर बहुत कम बोलता था, प्रिया के साथ घंटों बातें करता रहा। प्रिया की बातें उसके बेरंग कैनवस में नए रंग भर रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो उसकी खामोशी को भी समझ सकता है। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी मरीन ड्राइव पर घंटों बैठे समंदर की लहरों को देखते, कभी किसी कैफ़े में कॉफ़ी पर नई योजनाओं पर चर्चा करते, और कभी राहुल की आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में प्रिया अपनी कलात्मक सलाह देती। राहुल को प्रिया की बेबाकी और उत्साह पसंद था, और प्रिया को राहुल का शांत स्वभाव और उसकी गहरी सोच। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के साथ इतना सहज महसूस कर सकता था। प्रिया ने उसे हंसना सिखाया, जिंदगी को थोड़ा कम गंभीरता से लेना सिखाया। उसके साथ वो अपने दिल की हर बात साझा कर सकता था। एक शाम मरीन ड्राइव की जगमगाती रोशनी में राहुल ने प्रिया का हाथ थामा। उसकी हथेली में प्रिया की हथेली किसी मोम की तरह पिघल गई। राहुल ने कहा, प्रिया, मेरी जिंदगी तुम्हारे आने से पूरी हो गई है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। मैं भी राहुल, मुझे लगता है तुम वो हो जिसका मैं इंतजार कर रही थी। उस पल मुंबई की हवा में भी प्यार घुल गया था। उनका प्यार गहरा होता गया। उन्होंने एक साथ अपने सपनों का घर बनाने की योजना बनाई। भविष्य के हर छोटे बड़े पल को एक दूसरे के साथ जीने का वादा किया। राहुल ने अपने काम में भी एक नई ऊर्जा महसूस की, और प्रिया की कला में उनके प्यार का रंग और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे के परिवार से भी मिले, और सबने उनके रिश्ते को सहर्ष स्वीकार किया। उनकी जिंदगी किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह थी, जिसमें हर रंग अपनी जगह पर बिल्कुल सही था। फिर एक दिन राहुल को दिल्ली में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। ये एक हफ्ते का काम था। प्रिया ने भी सोचा कि क्यों ना राहुल के साथ दिल्ली घूम आया जाए, क्योंकि वो कभी दिल्ली नहीं गई थी। राहुल भी खुश था, उन्हें एक साथ कुछ और दिन बिताने का मौका मिल रहा था।
वे दिल्ली पहुंचे। राहुल दिन में अपने काम में व्यस्त रहता और शाम को वे दिल्ली की ऐतिहासिक गलियों में घूमते, पुरानी इमारतों की खूबसूरती निहारते और चांदनी चौक के मशहूर व्यंजनों का स्वाद लेते। प्रिया को दिल्ली की संस्कृति बहुत पसंद आ रही थी। राहुल को प्रिया के चेहरे पर हर नई चीज़ देखने का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि उसकी जिंदगी में प्रिया ने कितनी खुशियां भर दी हैं। एक शाम जब वे एक ऐतिहासिक इमारत से लौट रहे थे, रात काफ़ी हो चुकी थी। दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह भीड़-भाड़ वाली थीं। वे एक ऑटो रिक्शा में बैठे थे, खुशगवार बातों में लगे हुए थे। राहुल प्रिया को एक पुरानी कहानी सुना रहा था और प्रिया हंस रही थी। अचानक एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी और फिर एक भयानक चीख, टायर घिसने की तेज आवाज़ और एक जोरदार टक्कर। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ एक पल में हुआ। ऑटो रिक्शा पलट गया था। राहुल को अपनी तरफ हल्का सा दर्द महसूस हुआ, पर उसका सारा ध्यान प्रिया पर था। प्रिया ऑटो के मलबे में फंसी हुई थी। उसका सर जोर से लगा था और वो बेहोश पड़ी थी। राहुल ने घबराकर उसे निकालने की कोशिश की। आसपास के लोग मदद के लिए भागे आए। एम्बुलेंस बुलाई गई। अस्पताल पहुंचते ही प्रिया को इमरजेंसी में ले जाया गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके कपड़े खून से सने थे, पर उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थे। वो बस प्रिया को देखना चाहता था। घंटे बीतते गए, जो सदियों जैसे लग रहे थे। अंततः डॉक्टर बाहर आए। चिंता की कोई बात नहीं है मिस्टर राहुल, हमने उनकी चोटों का इलाज कर दिया है। सिर में चोट लगी है और रीढ़ की हड्डी में भी हल्की चोट है। उन्हें कुछ समय आराम की ज़रूरत होगी, डॉक्टर ने कहा। राहुल ने राहत की सांस ली, पर रीढ़ की हड्डी की चोट सुनकर वो फिर से चिंतित हो गया। क्या वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है, रिकवरी लंबी हो सकती है, हमें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। अगले कुछ दिन राहुल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। प्रिया अचेत अवस्था में थी और राहुल उसके बिस्तर के पास ही बैठा रहता, उसका हाथ पकड़े। वो खुद को कोस रहा था, अगर वो दिल्ली ना आते, अगर वो उस ऑटो में ना बैठते, काश वो उस पल को बदल पाता। उसके दिल में एक गहरा अपराध बोध घर कर गया था। 3 दिन बाद प्रिया को होश आया। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने प्रिया का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं, राहुल को देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। राहुल, तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। मैं ठीक हूँ प्रिया, तुम कैसी हो? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? राहुल ने जल्दी से पूछा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे दर्द का एहसास उसे फिर से निगल रहा हो। पूरे शरीर में बहुत दर्द है। धीरे धीरे प्रिया की हालत में सुधार होने लगा। उसे अस्पताल के बिस्तर पर ही भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी शुरू की गई। हर छोटी सी गतिविधि में उसे असहनीय दर्द होता था। राहुल हर पल उसके साथ रहता था। वो उसे सहारा देता, उसे हिम्मत देता। एक दिन नर्स ने राहुल से प्रिया को बिस्तर पर हल्का सा करवट बदलने में मदद करने को कहा। राहुल ने बहुत धीरे से प्रिया को पकड़ा और उसे घुमाने लगा। प्रिया के मुंह से एक चीख निकली, अरे आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राहुल का हाथ वहीं रुक गया। उसने देखा प्रिया की आंखों में पानी भरा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ थीं। उस पल राहुल को लगा कि ये दर्द सिर्फ प्रिया का नहीं, बल्कि उसका भी था। ये वाक्य उसके दिल में गहरा उतर गया। वो समझ गया कि प्रिया को कितनी तकलीफ हो रही थी। उसने माफ़ी मांगी और प्रिया को धीरे से वापस लिटाया। प्रिया की रिकवरी बहुत धीमी और दर्दनाक थी। महीनों तक वो बिस्तर पर ही रही। राहुल ने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली और पूरी तरह प्रिया की देखभाल में लग गया। वो उसे दवाएं देता, खाना खिलाता और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता। प्रिया को उठने बैठने में मदद करता और उसे बाथरूम तक ले जाता। हर बार जब राहुल उसे सहारा देता, प्रिया के मुंह से दर्द का हल्का सा चीत्कार निकल जाता, आराम से राहुल, दर्द हो रहा है। और हर बार राहुल का दिल टूट जाता। प्रिया, जो कभी इतनी जीवंत और स्वतंत्र थी, अब लाचार महसूस करती थी। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगा। वो अपने भविष्य को लेकर निराश रहने लगी। राहुल, मैं अब कभी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगी। मेरे हाथ कांपते हैं और मैं देर तक बैठ नहीं पाती, वो रोते हुए कहती। राहुल उसे गले लगा लेता। ऐसा मत कहो प्रिया, तुम ठीक हो जाओगी। और अगर नहीं भी हुई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन प्रिया का मन मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने गुस्से में राहुल से कहा, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे पीछे? जाओ अपनी नौकरी करो, अपनी ज़िंदगी जियो। मैं अब तुम्हारे लिए बोझ हूँ। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि प्रिया ऐसा भी कह सकती है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा,
प्रिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरी ताकत हो। तुमने मुझे जीना सिखाया है और अब जब तुम मुश्किल में हो तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? कभी नहीं। हम दोनों एक टीम है प्रिया, हम मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये प्यार किसी शर्त पर नहीं है। राहुल के शब्दों ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसे राहुल जैसा साथी मिला है। उस दिन से प्रिया ने अपनी निराशा को पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी रिकवरी के लिए जी जान लगा दी। राहुल ने उसे हर कदम पर प्रेरित किया। वो उसके साथ एक्सरसाइज करता, उसे कहानियाँ सुनाता और उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रिया की हालत में सुधार आने लगा। वो अब सहारा लेकर चलने लगी थी। उसके हाथों में थोड़ी ताकत लौट आई थी। उसने फिर से पेंटिंग करने की कोशिश की। शुरू में मुश्किल हुई, पर राहुल ने उसके लिए एक विशेष स्टैंड बनवाया जिस पर वो बैठे बैठे भी काम कर सकती थी। प्रिया ने अपने दर्द को अपनी कला में ढालना शुरू कर दिया। उसकी पेंटिंग्स में अब एक नई गहराई, एक नया अनुभव झलकता था। लगभग 1.5 साल बाद वे मुंबई लौट आए। उनका अपार्टमेंट, जो कभी उनके सपनों का घर था, अब उनके संघर्ष और जीत का गवाह था। प्रिया अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे कुछ शारीरिक सीमाएं थीं, पर वो अब चल सकती थी, अपने काम कर सकती थी और सबसे महत्वपूर्ण, वो फिर से अपनी कला में डूब चुकी थी। राहुल अपने काम पर लौट आया था, पर अब वो पहले से ज़्यादा संवेदनशील और समझदार हो गया था। एक शाम वे अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठे थे, जहाँ से मुंबई का जगमगाता नज़ारा दिख रहा था। प्रिया ने अपनी एक नई पेंटिंग पूरी की थी, एक कैनवस जिस पर गहरे और हल्के रंगों का ऐसा मेल था जो दर्द और उम्मीद दोनों को दर्शाता था। राहुल ने प्रिया का हाथ धीरे से पकड़ा। ये बहुत सुंदर है प्रिया, इसमें तुम्हारी पूरी यात्रा दिखती है। प्रिया मुस्कुराई। हाँ राहुल, ये सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। राहुल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, बहुत धीरे से, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि गहरा प्यार और कृतज्ञता थी। उसने राहुल का हाथ अपने गाल पर रखा। नहीं राहुल, अब दर्द नहीं होता। तुम्हारे प्यार ने मेरे हर दर्द को भर दिया है। उस पल राहुल को लगा कि उनका प्यार सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अमर कविता है जो हर मुश्किल को पार कर गई थी। अरे आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये वाक्य अब सिर्फ एक याद था, एक कड़वी याद जो उनके रिश्ते की नींव को और भी मजबूत कर गई थी। उनका प्यार अब और गहरा और सच्चा हो गया था, क्योंकि वो दर्द की आग में तपकर कुंदन बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर दर्द से बढ़कर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जब पूरा शहर सो जाता था, तब मेरी दुनिया जागती थी। चाबी के छल्ले से निकली हर खनकती हुई आवाज, दरवाजे की हर धीमी आहट मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। मैं 25 साल का राहुल अपनी 45 साल की खाला स्नेहा के साथ इस घर में रहता था। खालू विदेश में थे और उनकी गैर मौजूदगी में हर रात मैं स्नेहा खाला को सर्विस देता था। ये सर्विस सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये मेरी पहचान बन चुकी थी। एक ऐसी पहचान जिसमें प्यार था, दर्द था और एक ऐसा रहस्य था जो अगर खुल जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता। 5 रातें, लगातार 5 रातें, और हर रात एक नई कहानी कहती थी, एक नया एहसास जगाती थी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, त्याग और रिश्तों की उलझी हुई डोर पर आधारित है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहें। दिल्ली की सर्द शामें थीं जब मैं, राहुल, अपने माँ बाप को खोने के बाद अपनी खाला स्नेहा के घर आया था। मेरे पिता स्नेहा खाला के इकलौते भाई थे। मैं अकेला पड़ गया था और स्नेहा खाला ने मुझे सहारा दिया था। उनका घर, जो पहले मुझे एक नया ठिकाना लग रहा था, धीरे धीरे मेरा अपना लगने लगा।
खालू वीरेंद्र अंकल एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका ज्यादातर वक्त विदेश में ही गुजरता था। जब मैं आया था तब भी वे विदेश में ही थे और उनका अगला दौरा 1 साल बाद ही था। मुझे याद है पहली बार जब मैंने स्नेहा खाला को देखा था तो उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक ऐसी उदासी जो उनके चेहरे की खूबसूरती को छुपा नहीं पाती थी बल्कि उसे और गहरा कर देती थी। वे 45 साल की थीं, लेकिन उनकी शालीनता, उनकी अदाएं किसी भी युवा लड़की को मात दे सकती थीं। उनकी काली आंखों में अक्सर एक गहरा सूनापन तैरता रहता था जिसे मैं पहली बार में ही भांप गया था। शुरुआत में हमारा रिश्ता एक आम खाला भतीजे का था। मैं उनके छोटे मोटे काम कर देता था, कभी सब्जियां ले आता, कभी बिजली का बिल भर देता। स्नेहा खाला मेरे लिए खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, खालू की अनुपस्थिति और खाला की चुप्पी मुझे बेचैन करने लगी। वे घंटों बालकनी में बैठी रहतीं, दूर आसमान को देखती रहतीं, जैसे किसी अनजाने तारे में अपना जवाब तलाश रही हों। एक दिन जब मैं रात को पढ़ने बैठा था और खाला छत पर थीं, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं भागकर ऊपर गया, देखा तो खाला भीग रही थीं और उनके चेहरे पर आंसुओं और बारिश के पानी का अजीब सा मिश्रण था। मैंने उन्हें आवाज दी, खाला आप भीग रही हैं, चलिए अंदर। उन्होंने पलट कर देखा, उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मुझे पहली बार दिखा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई नहीं है राहुल, कोई नहीं है जो मेरे आंसुओं को पोंछे। उस दिन के बाद मेरे दिल में उनके लिए कुछ बदल गया। मैं धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। हम रात के खाने के बाद घंटों बातें करने लगे। वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताती, खालू के बिजनेस के बारे में, उनकी हमेशा की गैर मौजूदगी के बारे में। उनकी आवाज में एक अजीब सी कसक होती थी जब वे कहती थीं, राहुल तुम्हें पता है वीरेंद्र जी का बिजनेस ही उनका पहला प्यार है। मैं तो बस उनके घर की देखभाल करने वाली एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं। मैं उनकी बात सुनता रहता और मुझे लगता कि उनका दिल टूट चुका है। मेरा मन करता कि मैं उन्हें गले लगा लूं और कहूं कि मैं हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन मैं हिचकिचाता था। एक रात जब खाला बहुत परेशान थीं, खालू का फोन नहीं लग रहा था। वे रोने लगीं। मैंने उन्हें पानी दिया, उनके पास बैठा और पहली बार मैंने उनका हाथ थामा। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन जब मेरे हाथ ने उनके हाथ को घेरा तो मुझे लगा जैसे कोई गर्म लहर उनके शरीर में दौड़ गई हो। उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में पहले आंसू थे, फिर एक अजीब सी चमक आई, जैसे उन्होंने बरसों बाद किसी अपने को पाया हो। उस रात हमने देर रात तक बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अकेलापन खाए जा रहा है, कैसे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बस एक इंतजार है, एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। मैंने उन्हें सुना, बिना किसी राय के, बिना किसी जजमेंट के, बस सुनता रहा। और उस रात मुझे लगा कि मैं उन्हें सर्विस दे रहा था, एक ऐसी सर्विस जो किसी और ने उन्हें कभी नहीं दी थी, सुनने की, समझने की और महसूस करने की। अगले कुछ हफ्तों में हमारी नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। मैं उनके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करने लगा। कभी उनके पसंदीदा गजरे लाकर देता, कभी उनके पसंदीदा बिरयानी बना देता जो मैंने इंटरनेट से सीखी थी। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी, वे हंसने लगी थीं, खुलकर बातें करने लगी थीं। मुझे उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे सुकून मिलता था। मुझे पता था कि मैं अपनी खाला से प्यार करने लगा हूँ। ये एक ऐसा प्यार था जो रिश्तों की दीवारों को तोड़ रहा था, समाज के बनाए नियमों को चुनौती दे रहा था। मुझे खुद पर शर्म आती थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपने दिल को रोक नहीं पाता था। उनकी हर सांस, उनकी हर मुस्कान मुझे अपनी ओर खींच रही थी। और फिर आया वो समय जब खालू ने वापसी की तारीख बताई। 1 महीने बाद। ये खबर मेरे लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी, और ये खबर खाला के लिए भी एक अजीब सी बेचैनी लेकर आई। उन्होंने मुझसे बात करनी कम कर दी, उनकी पुरानी उदासी लौट आई थी। मुझे लगा कि मैं उन्हें खो रहा हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्हीं दिनों की 5 रातें थीं जब मैंने उन्हें सर्विस दी थी, एक ऐसी सर्विस जो हमारे रिश्ते की गहराई को बयां करती थी। पहली रात खाला बालकनी में बैठी थीं, चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उनके पास गया। खाला, क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं राहुल, बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। क्या मैं जान सकता हूँ? उन्होंने गहरी सांस ली। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने भी सपने देखे थे।
एक ऐसा घर जहां मैं अपने पति के साथ हंसूंगी, बोलूंगी, बच्चे होंगे। लेकिन वीरेंद्र जी का काम उन्हें मुझसे ज्यादा प्यारा था। धीरे धीरे मैं इस घर में एक तस्वीर बनकर रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार मैंने हिचकिचाया नहीं। मैं उनके पास बैठा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा ले। उस रात हमने घंटों एक दूसरे के साथ बस चुपचाप बैठे रहे। उनकी सांसें मेरी सांसों में घुल रही थीं और मुझे लगा कि मैं उन्हें वो सुकून दे रहा हूं जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। मैंने उन्हें ये एहसास कराया कि वे अकेली नहीं है। ये मेरी पहली सर्विस थी, भावनात्मक सहारे की, जो किसी भी भौतिक जरूरत से बढ़कर थी। दूसरी रात। अगले दिन खाला थोड़ा गुमसुम थीं। रात को जब मैं अपने कमरे में था, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ कह रही थीं, शायद नींद में। मैं उनके कमरे में गया, देखा तो वो डरी हुई थीं, पसीने से तरबतर। उन्हें कोई बुरा सपना आया था। मैं उनके पास बैठा, उनका माथा छुआ। वो ठंडी थीं। खाला, क्या हुआ? उन्होंने आंखें खोलीं, मुझे देखा और फिर से रोने लगीं। मैं बहुत डर गई थी राहुल। मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ, एक घने जंगल में, और कोई नहीं है मेरे साथ। मैंने उनके हाथ पकड़े, उन्हें आश्वस्त किया, मैं यहीं हूँ खाला, आप अकेली नहीं हैं। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिरने लगीं। उस पल मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया हूँ। मैंने उन्हें एक बच्चे की तरह सहलाया, उन्हें प्यार से सुलाया। उनकी सांसों में धीरे धीरे एक शांति आ गई। उनकी उंगलियां मेरे बालों में ही थमी रह गईं। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, उनके चेहरे की मासूमियत को देखता रहा। ये मेरी दूसरी सर्विस थी, उन्हें डर से मुक्ति दिलाने की, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की। तीसरी रात। खाला ने अगले दिन मुझे अपने पुराने फोटो एल्बम दिखाए, उनकी जवानी की तस्वीरें, उनकी शादी की तस्वीरें। वे मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द था। देखो राहुल, मैं भी कभी ऐसी ही थी, सपनों से भरी हुई। मैंने उन्हें देखा। आप आज भी उतनी ही खूबसूरत है खाला, बल्कि और भी ज्यादा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रात को मैंने उनके लिए उनकी पसंदीदा पुरानी हिंदी फिल्म लगाई और उनके लिए गरम गरम पकौड़े बनाए। हमने साथ बैठकर फिल्म देखी, हंसे, बातें की। फिल्म के एक रोमांटिक सीन पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ मेरे हाथ में था और उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। उस रात हमने एक दूसरे की आंखों में बहुत कुछ पढ़ा, अनकही बातें, अनकहे एहसास। उनकी आंखों में जो चमक मैंने देखी थी, वो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। ये मेरी तीसरी सर्विस थी, उन्हें फिर से जीने का, हंसने का, खुद को खूबसूरत महसूस करने का मौका देने की। चौथी रात। खालू की वापसी में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। खाला और मैं दोनों ही बेचैन थे। हम जानते थे कि हमारे बीच जो कुछ भी पनपा था, वो खालू के आने से शायद खत्म हो जाएगा। रात को जब मैं खाला के कमरे से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थीं। मैं उनके पास गया। खाला, क्या हुआ? राहुल, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि जब वीरेंद्र जी वापस आ जाएंगे तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मैं फिर से इस घर में एक भूत की तरह रहने लगूंगी। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में दर्द और लाचारी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ राहुल। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके गाल पर रखा। उनका गाल गर्म था। उनकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उस पल में शब्द बेमानी थे। मेरी आंखों में भी वही दर्द था जो उनकी आंखों में था। धीरे धीरे मैंने उनके माथे पर एक प्यार भरी चुम्मी दी। ये सिर्फ एक चुम्मी नहीं थी, ये एक वादा था, एक इजहार था, एक ऐसा पल था जब हमारे रिश्ते की सारी सीमाएं टूट गई थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि प्यार और राहत के आंसू थे। उस पल मुझे लगा कि मैंने उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। प्यार, अपनापन और ये एहसास कि वे किसी के लिए खास हैं। ये मेरी चौथी सर्विस थी, उन्हें प्यार और अपनेपन का एहसास कराने की। पांचवी रात। अगली रात खालू की वापसी से ठीक 2 दिन पहले घर में अजीब सी खामोशी थी।
स्नेहा खाला और मैं दोनों ही जानते थे कि अब सब कुछ बदल जाएगा। रात को मैं उनके कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी थीं, बाहर अंधेरे को देख रही थीं। खाला, वो पलटीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें प्यार था, दर्द था और एक अनकहा अलविदा भी। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो खाला। तुम्हारे आने के बाद मैंने फिर से जीना सीखा है। तुमने मुझे वो प्यार दिया है, वो अपनापन दिया है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। उनके होठों से ये शब्द निकले और मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खाला, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ प्यार था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बालकनी में गए और रात के अंधेरे में एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उस रात हमने एक दूसरे को वो भावनात्मक सर्विस दी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपने प्यार को स्वीकार करने की, उसे महसूस करने की, भले ही वो कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो। हमने एक दूसरे को ये एहसास कराया कि हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं और ये प्यार सच्चा है, पवित्र है, भले ही दुनिया इसे ना समझे। ये हमारी 5वीं और आखिरी सर्विस थी अपने प्यार को स्वीकार करने की। अगले दिन मैंने घर छोड़ दिया, खालू के आने से पहले ही। मैं जानता था कि मैं स्नेहा खाला के साथ नहीं रह सकता था। ये समाज, ये दुनिया हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से खाला की इज्जत पर कोई आंच आए। मैंने उनके लिए एक नोट छोड़ा था। उसमें बस इतना लिखा था, मैं हमेशा आपको प्यार करता रहूंगा खाला, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, खुश रहना। मैंने शहर छोड़ दिया, एक नई जगह, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। आज भी जब मैं रातों को अकेला होता हूँ तो मुझे स्नेहा खाला की याद आती है। उनकी हंसी, उनकी उदासी, उनकी आंखों की चमक। मुझे पता है कि मैंने सही फैसला लिया था, लेकिन मेरा दिल आज भी उनके लिए धड़कता है। वो 45 साल की थीं, मैं 25 का था और हमारे बीच एक ऐसा प्यार पनपा था जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। मैंने उन्हें सर्विस दी थी, हर रात 5 रातों तक, एक ऐसी सर्विस जो किसी भी शारीरिक जरूरत से बढ़कर थी। ये दिल को छू लेने वाली भावनात्मक सर्विस थी जिसने उन्हें फिर से जीना सिखाया था। और इस सर्विस के बदले उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, बस उसे महसूस करने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी थी राहुल और स्नेहा की, एक ऐसे रिश्ते की जो समाज की नज़रों में भले ही गलत था, लेकिन उनके दिलों में सच्चा और पवित्र था। क्या आपको लगता है कि राहुल ने सही फैसला लिया या उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में।